हेलो एवरीवन। बेटा आज जो हम इस वीडियो को बना रहे हैं ये हमारा बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर पे वीडियो रहेगा। तो इस चैप्टर के बारे में समझिएगा ज़रा ध्यान से। यहाँ पे हमने एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पे जो कुछ डेटा दिया गया है इसको हमने उठाया है। फिर बायोडाइवर्सिटी का टाइप्स कितने होते हैं इसके बारे में हम बात किया है। उसके बाद बेटा कुछ यहाँ पे पाई चार्ट एनसीईआरटी में बनाया गया है उसको हम समझने का कोशिश करेंगे। अमेजोन रेन फॉरेस्ट के बारे में जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है, नंबर ऑफ स्पीसीज रेप्टाइल्स बर्ड्स प्लांट्स इनवर्टिब्रेट्स के कितने होते हैं इनके बारे में बात करेंगे। फिर यहाँ पे कुछ फंजाई एम्फीबियन फिश रेप्टाइल मैमल्स का डाइवर्सिटी दिया गया है उसको हम समझेंगे। रॉबर्ट मे का कुछ कॉन्सेप्ट है और बायोडाइवर्सिटी का पैटर्न है। तो इतना सारा पॉइंट्स को आज के वीडियो में कवर करेंगे। ध्यान से समझिएगा वीडियो को, कम समय में ज़्यादा बात समझाने का कोशिश करूंगा। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा बेटा कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है ना। जैसा का नाम ही है बायोडाइवर्सिटी, है ना, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा। उसके जेनेटिक लेवल पे डाइवर्सिटी देखने को मिल सकता है। डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंस, डाइवर्सिटी का मतलब होता है बेटा डिफरेंस। जेनेटिक लेवल पे देखने को मिल सकता है, स्पीसीज लेवल पे हो सकता है, या उसके कम्युनिटी में यानी इकोलॉजिकल लेवल पे डाइवर्सिटी देखने को मिल सकता है। सिंपली इसे अल्फा बीटा गामा भी डाइवर्सिटी भी कहते हैं। तो सबसे पहले एक बात समझिए कि जो जेनेटिक ये जो बायोडाइवर्सिटी जो टर्म है इसको एनसीईआरटी बोलती है कि एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है बेटा एडवर्ड विल्सन। उन्होंने ही इस टर्म को पॉपुलराइज किया है ना। बायोडाइवर्सिटी टर्म को रोजेन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था बेटा, लेकिन वो बातें एनसीईआरटी में लिखी नहीं गई है। तो यहां पे ये समझिए कि हमारी एनसीईआरटी बोल रही है कि एडवर्ड विल्सन एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बायोडाइवर्सिटी टर्म को सबसे पहले इसको पॉपुलराइज्ड किया है। टर्म को दिया नहीं है, इसको पॉपुलर किया है। अब जहां तक बात है बायोडाइवर्सिटी का, तो बेटा देखो बायोडाइवर्सिटी तीन तरह का होता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ओके बेटा, जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं तुमसे बोलूं कि कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, तो बोलोगे ये दोनों प्लांट में कोई डिफरेंस है क्या? दोनों प्लांट बाहर से देखने में टॉल लगेगा। फिनोटिपिक अपीयरेंस जो है बेटा दोनों प्लांट का कैसा है? टॉल है। लेकिन आप देखो दोनों में वेरिएशन है बेटा, दोनों में डिफरेंस है। एक होमोजाइगस कंडीशन को दिखा रहा है, एक हेट्रोजाइगस कंडीशन को दिखा रहा है। मतलब यही है जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, नहीं समझ पाए तो और दूसरे तरीका से समझाता हूं। ह्यूमन बींग्स सब एक ही स्पेसीज के मेंबर है, ह्यूमन बींग्स, लेकिन सब अलग अलग है बेटा। आप, आपका भाई, आपके मदर, आपके फादर एक जैसे नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन सारे लोग एक ही स्पेसीज से बिलोंग करते हैं। सब लोग हम सब लोग एक दूसरे से थोड़ा डिफरेंट है। तो यही है हमारे अंदर में जेनेटिक, जो जीन लेवल पे जो डीएनए के वजह से, डीएनए में जीन्स को चेंज होने की वजह से, एलीलिक वेरिएशन आने की वजह से, क्रॉसिंग ओवर की वजह से जो चेंजिंग आ रहा है हमारा फिजिकल अपीयरेंस में, वही है जेनेटिक वेरिएशन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी। ओके बेटा, अब इस बात को हम समझ तो गए, लेकिन एनसीईआरटी इसने कुछ एग्जाम्पल दिया है। जैसे बोला कि हिमालयन रीजन में एक प्लांट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रॉबोल्फिया वोमिटोरिया। हिमालयन रीजन में प्लांट होता है बेटा, तो रॉबोल्फिया वोमिटोरिया एक प्लांट है। अब इस रॉबोल्फिया वोमिटोरिया में बोला गया कि आप हिमालय पहाड़ पे अलग अलग लोकेशन से इस प्लांट को आप सेलेक्ट करोगे। जैसे हमने हिमालय के नीचे वाला पार्ट से सिलेक्ट किया, मिडिल वाला पार्ट के से और ऊपर वाला पार्ट से, अलग अलग जगहों पे अगर हम रॉबोल्फिया का प्लांट को सिलेक्ट करते हैं तो उनमें एक बेटा केमिकल निकलता है जिसको हम बोलते हैं रेजर पाइन। एक केमिकल है जिसका नाम है रेजर पाइन। ये केमिकल एक प्रकार का एक्टिव केमिकल है, और इस केमिकल का जो प्रयोग होता है बेटा, इस केमिकल का जो यूज होता है वो एज ए वैसोडाइलेटर इस्तेमाल होता है। आप डॉक्टर बनोगे तो पेशेंट को ट्रीटमेंट करोगे, हाइपरटेंशन जो ब्लड प्रेशर जो बढ़ा हुआ रहता है जो कंडीशन, उसको सही करने के लिए आप इस केमिकल का इस्तेमाल करोगे। तो रॉबोल इस रेजर पाइन का कॉन्सेंट्रेशन और पोटेंसी
में डिफरेंस देखा जाता है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, रेजर पाइन का जो कॉन्सेंट्रेशन है और जो पोटेंसी है बेटा, ये दोनों चीज डिफर कर रहा है। ये क्यों डिफर कर रहा है? यही है जेनेटिक वेरिएशन। कहीं पे किसी प्लांट में जीन का एक्सप्रेशन ज्यादा हो रहा होगा, उसमें रेजर पाइन ज्यादा बन रहा है, और कहीं पे जीन का एक्सप्रेशन कम हो रहा होगा, उसमें रेजर पाइन कम बनेगा। तो ये एक प्रकार का जेनेटिक वेरिएशन है राउवोल्फिया वोमिटोरिया नाम के प्लांट में। एनसीईआरटी में आप देखिएगा ये दिया गया है। साथ में आप एनसीईआरटी लेकर के बैठिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। आपका मॉड्यूल जो हमने दिया है उस मॉड्यूल को भी लेकर के बैठिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी बात, हम बात करते हैं, अगर हम ये राइस की बात करें बेटा, पहले राइस के बारे में समझ लो। राइस के इंडिया में, सिर्फ मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, इंडिया में 50,000 स्ट्रेन यानी 50 डिफरेंट टाइप के जेनेटिक। अब देखिए ना, आप राइस में देखो ना, राइस में कोई लंबा सा राइस होता है, कोई पतला होता है, कोई सेंटेड राइस होता है बेटा, अलग अलग तरह का राइस होते हैं, है ना। ऐसे 50,000 से ज्यादा स्ट्रेन यानी कह सकते हैं वैरायटी इंडिया में राइस का पाया जाता है। और मैंगो का बेटा 1,000 वैरायटी पाया जाता है इंडिया में। तो अगर तुमसे कभी क्वेश्चन पूछे कि बताओ डाइवर्सिटी मैंगो का ज्यादा होगा कि राइस का ज्यादा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है राइस की डाइवर्सिटी ज्यादा है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो देखना, राइस का याद रखो 1,000 वैरायटी है, 50,000 स्ट्रेन राइस का हो गया, 1,000 वैरायटी मैंगो का हो गया। और एक राउवोल्फिया के बारे में जो पॉइंट मैंने बताया कि रेजर पाइन का कंसंट्रेशन डिफर करता है, ये सब एग्जाम्पल जेनेटिक डाइवर्सिटी के दिखाए गए। इसमें भी मैंगो का डिफरेंट जो वैरायटी है उसमें क्या है, स्पेसीज तो सब सेम ही है, सब तो मैंगो है चाहे सब राइस है, लेकिन उनमें जेनेटिक वेरिएशन आ रहा है बेटा, है ना। तो वही है जेनेटिक डाइवर्सिटी। अगली बात हम करेंगे स्पेसीज डाइवर्सिटी के बारे में। स्पेसीज डाइवर्सिटी का मतलब होता है स्पेसीज लेवल पे डाइवर्सिटी होना। जैसे हमारी एनसीईआरटी बोल रही है कि एम्फीबियंस का अगर डाइवर्सिटी देखोगे, कौन सा डाइवर्सिटी? स्पेसीज डाइवर्सिटी, नंबर ऑफ स्पेसीज, स्पेसीज रिचनेस जिसे कहा जाता है। आप वेस्टर्न घाट में जाओगे तो नंबर ऑफ एम्फीबियन इज ग्रेटर, एम्फीबियन का जो स्पेसीज का नंबर्स है, ज्यादा एम्फीबियन, ज्यादा टाइप्स के एम्फीबियन, ज्यादा स्पेसीज ऑफ एम्फीबियन वेस्टर्न घाट में मिलेगा इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न घाट, है ना। एम्फीबियन का डाइवर्सिटी वेस्टर्न घाट में बेटा ज्यादा है ईस्टर्न घाट से, ये बात ध्यान रखो बच्चों, ठीक है बेटा। अगला बात करेंगे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसे कम्युनिटी डाइवर्सिटी भी कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, है ना। डाइवर्सिटी क्यों आता है? ड्यू टू इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को चेंज होने से। जैसे हमारा एनसीईआरटी ने एक कॉम्पैरेटिव स्टडी दिया है कि इंडिया का जो डाइवर्सिटी है वो नॉर्वे से ज्यादा है। नॉर्वे एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है। नॉर्वे क्या है बेटा? स्कैंडिनेवियन कंट्री है, ठीक है। तो नॉर्वे एक स्कैंडिनेवियन कंट्री, स्कैंडिनेवियन मतलब होता है कि एक स्कैंडिनेविया एक यूरोप का एक बड़ा सा पार्ट है बेटा, तो उसके आसपास के जो कंट्री है उसको हम स्कैंडिनेविया बोलते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्री बोलते हैं, ठीक है। तो नॉर्वे बेटा एक वहां पे ठंडी होती है, और इंडिया तो एक ट्रॉपिकल कंट्री है, आप जानते हो इस बात को। तो यहां पे तो डाइवर्सिटी ऑब्वियसली ज्यादा होगा, यहां का तो इकोसिस्टम ज्यादा सपोर्टिव है नॉर्वे के कंपेयर में। तो इसलिए ये दिखाया गया है कि यहां पे जो नॉर्वे और इंडिया को अगर कंपेयर करेंगे तो यहां पे कौन सी डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा? यहां पे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी दिखाई देगा, ठीक है। तो जो जो एनसीईआरटी में पॉइंट्स दिए गए हैं उसको समझते रहिए आप, ठीक है। अगली बात चलेंगे बेटा एनिमल स्पेसीज के बारे में हम कुछ डेटा बताते। अच्छा चलो, पहले इसको समझाने से पहले यहां पे देखो, ये बात जरूर याद रखना बेटा कि एनसीईआरटी ने पहला पेज पे आपको दिया गया है 20,000 आंट्स के स्पेसीज होते हैं टोटल, ये टोटल बात हो रही है। 28,000 स्पेसीज फिश का है, और ऑर्किड्स का कितने स्पेसीज है बेटा? 20,000, और 3 लाख स्पेसीज बीटल्स के हैं। बीटल्स मतलब जिसको घुंघरैला बोलते हैं उसको, है ना। तो ये याद रखना। ऑर्चिड्स तो आप जानते हो एक प्रकार का प्लांट्स है, फिश के बारे में आप समझ लीजिए, और आंट्स के बारे में समझ लीजिए, चींटी। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये 4 ऑप्शन अगर एग्जाम में दिया रहेगा, आंट, फिश और ऑर्किड्स और बीटल्स, तो इसमें सबसे ज्यादा स्पेसीज किसका होगा? स्पेसीज डाइवर्सिटी किसका होगा सबसे ज्यादा? तो आप याद रखिएगा बीटल्स इसमें आएगा, ठीक है बेटा। और मैंने बोला कि फिश का स्पेसीज कितना है?
तो फीस का स्पेसिस देखो हमने बोला है 28,000 है ना बेटा, 28,000 है। लेकिन अगर अमेजोन रेन फॉरेस्ट में बताए बेटा, तो अमेजोन रेन फॉरेस्ट में कितना हो जाता है बेटा, है ना, ये जो है वो 3,000 के आसपास में आएगा। ठीक है, तो याद रखना ये टोटल स्पेसीज है ना। यहाँ पे देखो ये जो है बेटा, ये अमेजोन रेन फॉरेस्ट में, मैंने एक बार गलती किया, यहाँ पे अमेजोन रेन फॉरेस्ट में फीस का भी स्पेसीज इंक्लूड करो, है ना, 3,000 होता है। ठीक है, ये जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं 1 मिनट रुक जाओ, इसको थोड़ा सही कर ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मिस्टेक किया हुआ है। यहाँ पे बेटा ये जो है यहाँ पे 28,000 हो जाएगा, यहाँ जो फीस होगा ये 28,000 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये तो टोटल है ना, ये देखो। और यहाँ अमेजोन रेन फॉरेस्ट मैंने इंक्लूड नहीं किया, ये अमेजोन रेन फॉरेस्ट का है, तो यहाँ पे फीस का अलग से इंक्लूड करो, यहाँ पे तुम फीस को अलग से इंक्लूड करो। फीस होता है 28,000, सॉरी 3,000। ठीक है, अब देखो समझना बात को, कैसे कंफ्यूज करता है बच्चे लोग। यहाँ पे बच्चों बात क्या है, ध्यान से समझाओ, है ना। यहाँ पे बात क्या है बेटा कि यहाँ पे फीस का स्पेसिस 3,000 बोल रहा हूँ, यहाँ पे 28,000 बोल रहा हूँ, मतलब 28,000 क्या है, ये टोटल स्पेसिस। देखो ये टोटल स्पेसिस फिर से लिखा हूँ मैंने, तो टोटल स्पेसिस 28,000 है, 28,000। और अमेजोन रेन फॉरेस्ट में फीस कितना होता है, तो फीस है आपका जाकर के 3,000। तो इस बात पे कभी कंफ्यूज मत करना है। अमेजोन रेन फॉरेस्ट में पूछेगा कितने फीस के स्पेसीज होते हैं, तो टोटल स्पेसीज ऑफ फिशेज 3,000 इन अमेजोन रेन फॉरेस्ट। और टोटल कितना है, तो टोटल है बेटा 28,000, याद रखना 28,000 फीस है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये डेटा जरूर याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम देखो यहां पे आ जाते हैं। देखिए एनिमल्स जो है, टोटल जो एनिमल है इसमें मोर देन 70% एनिमल्स है बेटा। इस धरती पे मोर देन 70% क्या है, एनिमल्स है। अप्रोक्सीमेटली नियरली जो है बेटा वो 22%, एग्जैक्ट मैं नहीं बता रहा हूं, ये नियरली आप समझो, नियरली जो है वो 22% है। तो आप ऑप्शन में देखिएगा 22% ऑप्शन है, तो ये प्लांट स्पेसीज है। ठीक है, और जो रेस्ट ऑफ द स्पेसीज बच गया 8%, उसमें बैक्टीरिया है और भी अदर एनिमल्स है, ऑर्गेनिजम्स है। ओके, तो प्लांट का स्पेसीज 22% है और एनिमल्स का स्पेसीज 70% है। और आप समझ लीजिए 70% में भी सबसे ज्यादा कौन है बेटा, इंसेक्ट्स, है ना। मैक्सिमम किसका डाइवर्सिटी है बेटा, मैक्सिमम आपको मिलेगा इंसेक्ट का। आप तो जानते हैं इंसेक्टा जो क्लास है आर्थ्रोपोडा के अंदर में सबसे बड़ा क्लास है, आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम होता है और इंसेक्टा जो है वो सबसे लार्जेस्ट क्लास है, तो ये याद रखना है। 22% प्लांट है। अब बेटा एनसीईआरटी में कुछ पाई चार्ट दिए गए हैं, 2 पाई चार्ट हमारे पास बनाया गया है एनिमल्स के लिए और एक पाई चार्ट प्लांट का बनाया गया है एनसीईआरटी में। तो देखो एक इनवर्टिब्रेट का है और एक वर्टिब्रेट का है और एक प्लांट्स का है। प्लांट्स में एनसीईआरटी ने फंजाई को भी इंक्लूड किया हुआ है क्योंकि फंजाई का भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी होता है। ठीक है, तो वो पाई चार्ट को देख लो एक बार बुक्स खोल करके और साथ में पढ़ो। देखो जो पहला पाई चार्ट है बेटा उसमें इंसेक्ट्स, सॉरी ये क्या है, इंसेक्ट सबसे ज्यादा है बेटा, उसके बाद फिर ओ लिखा मतलब अदर्स एनिमल, फिर मोलस्का और फिर क्रस्टेशियन। ये इनवर्टिब्रेट्स का है। आप उठाओ एनसीईआरटी उठाओ बेटा और सामने खोलो और पाई चार्ट देखो। उसमें पाई चार्ट मतलब वो गोल जैसा एक बना हुआ होगा चार्ट, है ना। और उसमें देखो ग्राफ से तुम्हें पता चलेगा ज्यादा कौन है, सबसे ज्यादा इंसेक्ट होगा, उससे कम अदर्स एनिमल दिखाए गए हैं, मोलस्का है और क्रस्टेशियन है। वो पाई चार्ट बेटा आप ध्यान रखना, पिक्चर बेस भी कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, वो लेवलिंग करने के लिए आएगा। दूसरी बात है इनवर्टिब्रेट्स की बात करता हूँ, ये तो इनवर्टिब्रेट की हो गए। अब वर्टिब्रेट्स का बात करता हूँ। वर्टिब्रेट में सबसे ज्यादा कौन है, फिश, उससे ज्यादा है बर्ड्स, उसके बाद रेप्टाइल, फिर एम्फीबियन और फिर मैमल्स। सेकंड पाई चार्ट देखिए, है ना। कैसे याद कर सकते हैं हम इसको, फास्ट बॉय राम, फिश, बॉय मतलब हो गया बर्ड्स, RAM रेप्टाइल, एम्फीबियन, मैमल्स, ये याद रख सकते हो, है ना। फास्ट बॉय राम, है ना, लिख देता हूं, फास्ट बॉय राम, है ना। फिश, बर्ड्स ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है,
चलो प्लांट्स में देखो बेटा एंजियोस्पर्म सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद फंजाई होता है, उसके बाद फिर एल्गी है, फर्न है एंड लाइकेन है। तो ये एंजियोस्पर्म और फंजाई ये फर्स्ट नंबर पे आएगा, ये सेकंड नंबर पे आएगा बेटा, फंजाई सेकंड हो गया। और उसके बाद फिर याद रखो ए मोस्ट फेमस लाइकेन, जैसे कि हो गया एल्गी, फर्न और लाइकेन। नहीं तो सिंपली याद करो एल्गी, एंजियोस्पर्म और फंजाई, ये दोनों लगभग लगभग बराबर होता है, थोड़ा सा एंजियोस्पर्म ज्यादा है, फंजाई, उसके बाद फिर एल्गी, फर्न एंड देन लाइकेन। तो ये पाई चार्ट जरूर देख लो, वो ध्यान रखना उसको। अब मैं बोला कि फंजाई की भी बहुत बड़ी डाइवर्सिटी होती है। एक बात एनसीईआरटी में लिखा है कि फंजाई का जो डाइवर्सिटी है ना, इट इज मोर देन द कंबाइंड डाइवर्सिटी स्पीशीज डाइवर्सिटी ऑफ एम्फीबियन, फिश, रेप्टाइल एंड मैमल्स। एनसीईआरटी की एक लाइन है बेटा कि जो फंजाई का डाइवर्सिटी है वो एम्फीबियन, फिश, रेप्टाइल और मैमल्स का जितना टोटल डाइवर्सिटी आएगा उससे ज्यादा है फंजाई का। अब देखो फंजाई का कैसे मैं बोल रहा हूं, वैसा 75,000 स्पीशीज फंजाई के होते हैं, ठीक है। एम्फीबियन कितना है बेटा 4,780 है ना, 4,780 है, 28,000 फिश है। और रेप्टाइल कितना है 7,150 और मैमल्स कितना है 4,650, ठीक है। 72,000 हो गया, 4,780 हो गया, ये 28,000 हो गया फिशेज। और रेप्टाइल कितना हो गया 7,150 और मैमल्स हो गया बेटा 4,650। ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन याद रखना। तो देखो बेटा अगर सबको जोड़ दोगे तो जोड़ करके देखो अप्रोक्सीमेटली 45-46,000 के आसपास में ये वैल्यू आएगा। एम्फीबियन, फिश, रेप्टाइल और मैमल्स ये सबको कैलकुलेटर से जोड़ कर देखो तो ये वैल्यू कितना आएगा 44,000 समथिंग आएगा, ऐसा कुछ करके। अब लेकिन ये कितना वैल्यू है 72,000 है, तो इसलिए एनसीईआरटी ने ऐसा लिखा है, ठीक है। ये डेटा एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन आप इस बात को समझो कि एनसीईआरटी ऐसा क्यों लिखी है कि फंजाई का जो डाइवर्सिटी है वो एम्फीबियन, फिश और रेप्टाइल और मैमल सबको डाइवर्सिटी अगर मैच कर मिला दे तो उससे भी ज्यादा होता है। तो ये बात हमको समझ लेना चाहिए, ठीक है। आइए बेटा अमेज़न रेन फॉरेस्ट, आप जानते हो अमेज़न रेन फॉरेस्ट ये एक प्रकार का ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। इसे लंग्स बोला जाता है बेटा, प्लेनेट का लंग्स बोला जाता है ना। ये धरती का लंग्स है अमेज़न रेन फॉरेस्ट, है ना। अकेला अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो है बेटा अप्रोक्सीमेटली 20% ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है इस पृथ्वी पे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम लोग अमेज़न रेन फॉरेस्ट को सोयाबीन का कल्टीवेशन, बीफ कैटल के लिए कटिंग कर रहे हैं। तो यही तो है, हम अपने बायोडाइवर्सिटी को लॉस कर रहे हैं, मास एक्सटिंक्शन हो रहा है। इस बार फिर से पृथ्वी विनाश होने वाली है और बहुत जल्द ही हो जाएगी, क्योंकि आदमी जो है वो बड़ा उस टाइप का मतलब इंसान है, उसको समझ में नहीं आता कि हम क्या गलत कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं। और उसको वो पता है, आदमी एक ऐसा इंसान है कि जानता है कि हम गलत कर रहे हैं फिर भी वो गलत करता है। हम कितना पेड़ पौधे को काटते हैं, हम अपने पूरे दिन में एक भी पेड़ पौधा लगाते नहीं है और पेड़ पौधों को नुकसान करते हैं। और हमसे तो ज्यादा जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो सोयाबीन की खेती करने वाली, सोयाबीन का जो प्रोडक्शन करने वाली कंपनी, सोयाबीन ऑयल, अब बताइए कुकिंग ऑयल में हर जगह पे सोयाबीन ऑयल इस्तेमाल होता है, तो इसके लिए जंगल वो काट रहे हैं, है ना। गाय भैंस को पालने के लिए उसका मीट प्रोडक्शन करेंगे, उससे डेयरी प्रोडक्ट बनाएंगे, इसके लिए जंगलों को कटाई कर रहे हैं। लेकिन उससे नुकसान क्या हो रहा है, इसी चैप्टर में बायोडाइवर्सिटी का लॉस होने से क्या इफेक्ट पड़ेगा वो चीज हमें मिलेगा आगे चल करके। आइए फिलहाल हम बात करते हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में। अमेज़न रेन फॉरेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो मैमल्स और एम्फीबियंस का जो नंबर है बेटा, नंबर ऑफ मैमल्स एंड नंबर ऑफ एम्फीबियन स्पीशीज 427, 427 जितना मैमल है उतना ही एम्फीबियन है 427, ओके। रेप्टाइल का कितना हो गया बेटा 378, फिश का मैंने बता दिया 3000 और बर्ड्स का हो गया कितना हो गया बेटा, बर्ड्स का 1300 है ना, ये गलती लिख दिया मैंने, 13,000 कर दिया, ये 1300 बर्ड्स का स्पीशीज है बेटा, ठीक है। अब देख लीजिएगा एनसीईआरटी में ये 1300 स्पीशीज बर्ड्स के हैं और मोर देन 40,000 प्लांट के स्पीशीज है और 1,25,000 स्पीशीज किसका है बेटा, इन्वर्टिब्रेट्स का। तो तुमको अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पूछेगा सबसे ज्यादा किसका है, इन्वर्टिब्रेट्स का, उसके बाद प्लांट्स का है बेटा, उसके बाद सबसे कम किसका है, रेप्टाइल का। तो ये डेटा जरूर याद रखो, ध्यान रखना इसको।
ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ओवरऑल मैंने ये सारी बातें बता दिया। अब मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट ऑफ रॉबर्ट में का एक कॉन्सेप्ट है उसको सिखाता हूं, और पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या होता है इसके बारे में सिखा रहा हूं। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करते हैं। तो आज तक के हम इतना ही वीडियो में कवर कर पाएंगे। ठीक है, एक मिनट रुकिए। इतना सारा पार्ट को हम हटा देते हैं अभी यहां से। चाहिए, देखिए क्या है बेटा, बात समझना, मेरी बात को अच्छे से समझना। अगर मैं अर्थ बनाऊं, ठीक है, तो आप देखो ये जो अर्थ पे जो सेंटर वाला पॉइंट है, इसको हमने पहले ही बताया है कि इसको हम इक्वेटर बोलते हैं, 0 डिग्री पे है। और इधर से तुम नॉर्थ पोल की तरफ या साउथ पोल की तरफ, इधर साउथ पोल की तरफ जाओ या नॉर्थ पोल की तरफ जाओ, है ना, दोनों में किसी भी तरफ पे जाओगे मतलब हायर लैटिट्यूड में जा रहे हो आप, है ना। अगर हम पोल से सॉरी इक्वेटर से पोल के साइड में जाते हैं, है ना, पोल के साइड में जाते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज करेगा बेटा, है ना। ऐसा क्यों होता है? तो बायोडाइवर्सिटी इसलिए डिक्रीज करता है कि सोलर इनपुट कम जाता है। यहां पे सीधे सूरज की रोशनी आ रही है, तो सूरज की रोशनी आ रही है तो यहां पे सोलर इनपुट ज्यादा है, यहां पे गर्मी ज्यादा है, यहां पे फेवरेबल इन्वायरमेंट है। और जैसे जैसे तुम दूर तक चले जाओगे तुम्हारा अनफेवरेबल इन्वायरमेंट होता चला जाएगा। और इधर तो कभी भी ज्यादा स्पेसिस हो नहीं सकता क्योंकि यहां पे तो टेम्परेचर कम होता है पोल साइड में, और फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन वगैरह होते रहता है। तो कभी नए स्पेसिस बनना भी शुरू करेगा, एक बार धूप हो जाएगी पूरा बर्फ पिघल जाएगा, पानी हो जाएगा, फिर कभी बर्फ बन जाएंगे, तो इधर तो हो ही नहीं सकता। तो ये सारे कॉन्सेप्ट तो आपको ऑलरेडी मैंने सिखा करके रखा है। मोटा मोटी एक बात समझो कि हम एक लाइन में इसको कैसे कंक्लूड करेंगे। जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो डाइवर्सिटी डिक्रीज करता है, याद है, एज वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, इक्वेटर टू पोल, डाइवर्सिटी क्या होगा बेटा? डिक्रीज करेगा, डाइवर्सिटी डिक्रीज करेगा। अब कैसे इस बात को हम समझते हैं? तो एनसीईआरटी ने हमें इस बात को समझाने के लिए, है ना, थोड़ा सा ये पैटर्न, ये जो अभी मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं वो क्या है बेटा? पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। रॉबर्ट मे का कॉन्सेप्ट अभी बाद में बता देता हूं, ठीक है। तो पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी मैं तुम्हें अभी सिखा रहा हूं। तो इसके लिए एनसीईआरटी ने कुछ एग्जांपल्स देकर के हमको सिखाया। देखो यहाँ पे जो कंट्री होगा इसको हम लोग बोलेंगे बेटा ट्रॉपिकल कंट्री, है। ट्रॉपिकल कंट्री के नीचे कौन सा होता है? सब ट्रॉपिकल, देन टेम्परेट एंड देन आर्कटिक या अल्पाइन, ठीक है। तो एनसीईआरटी ने एक एग्जाम्पल लिया है, जैसे कि बोला कि चलो भाई एक एग्जाम्पल लेते हैं कोलंबिया का। कोलंबिया, तो कोलंबिया कैसा कंट्री है बेटा? कोलंबिया जो है वो ट्रॉपिकल कंट्री है, ये ट्रॉपिकल है, ठीक है। एक सब ट्रॉपिकल का लिया, सब ट्रॉपिकल में कौन सा लिया है? नहीं, सब ट्रॉपिकल का कोई एग्जांपल नहीं है एनसीईआरटी में, चलो हटा दो। जो अभी एनसीईआरटी में दिया गया उसी को हम बात करते हैं। एक है बेटा टेम्परेट का एग्जांपल एनसीईआरटी ने लिया है न्यूयॉर्क का, न्यूयॉर्क का लिया है बेटा। और आर्कटिक का कौन सा लिया है? आर्कटिक का लिया है ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड। अब यहां पे कंपेयर कर रही है एनसीईआरटी कि देखो ज्यादा कहां पे बर्ड्स का अगर स्पेसीज काउंट करोगे तो कोलंबिया में बेटा 1400 स्पेसीज होते हैं, 1400 स्पेसीज होते हैं। न्यूयॉर्क में जाओगे तो न्यूयॉर्क में कितना होता है? 105 स्पेसीज, ठीक है। और ग्रीनलैंड में जाओगे तो 56 स्पेसीज मिलेगा। तो इसका मतलब देखो ये आर्कटिक रीजन है, ये पोलर रीजन में आ जाएगा, इधर साइड में आ जाएगा बेटा। टेम्परेट है तो थोड़ा सा इधर रहेगा। और इक्वेटर के सबसे पास कौन है? कोलंबिया। कोलंबिया में 1400 बर्ड्स है। तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जा रहे हैं, सब कंट्री का नाम लिख करके क्या बता रहा है एनसीईआरटी कि जैसे जैसे इक्वेटर से तुम दूर चले जाओगे नंबर ऑफ स्पीसीज डिक्रीज करता जाएगा। एक बर्ड्स के एग्जाम्पल से लेकर के दिखाया गया है। अब बात करोगे सर एनसीईआरटी के बारे में, एनसीईआरटी में इंडिया का कोई मेंशन है क्या? तो जी इंडिया के बारे में
इंडिया के बारे में लिखा है कि 1200 स्पेसीज होते हैं। इसका मतलब इंडिया भी तो एक ट्रॉपिकल कंट्री है, तो ये कोलंबिया के थोड़ा सा पीछे है। अगर जो इसका मैप देखोगे तो कोलंबिया जो है बेटा वो इक्वेटर को टच कर रहा है और थोड़ा सा पीछे है उससे इंडिया। तो इंडिया में क्या है, तो जैसे जैसे तुम इक्वेटर से दूर चले जा, मतलब सबसे पास में कोलंबिया आएगा, उससे ज्यादा इंडिया, उससे आगे चला जाएगा न्यूयॉर्क, उसके बाद ग्रीनलैंड। तो याद रखो कोलंबिया में कितना होता है, कोलंबिया में कितना होता है 1400 स्पेसीज बर्ड्स के, 1200 स्पेसीज इंडिया में, ठीक है, 105 स्पेसीज न्यूयॉर्क में और 56 स्पेसीज है बेटा ग्रीनलैंड में। ये डेटा आपके बुक्स में दिखाया गया है, आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है बेटा। चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे का कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं। अब मैं तुम्हें रॉबर्ट मे का कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। रॉबर्ट मे का क्या कहना है, एक साइंटिस्ट है बेटा रॉबर्ट मे, उनकी बातों को हम आपको बताना सिखाते हैं। देखिए अगर हम रॉबर्ट मे का डेटा को अगर हम फॉलो करें, देखिए रॉबर्ट मे को अगर हम फॉलो करेंगे तो ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को। रॉबर्ट मे के बारे में बात करता हूं। रॉबर्ट मे के बारे में इन्होंने बोला कि टोटल इस जो धरती पे, पृथ्वी पे 7 मिलियन स्पेसीज है, मिलियन स्पेसीज पाए जाते हैं रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग। कुछ पुराना डेटा है जिससे कि 30 से 50 मिलियन तक भी कहा गया है, लेकिन हम उनको सही नहीं मानेंगे। हम रॉबर्ट मे का जो डेटा है उनको हम सही मानते हैं, है ना। तो रॉबर्ट मे को, सॉरी स्पेलिंग गलत लिख दिया, रॉबर्ट मे का, ठीक है, रॉबर्ट मे का हम जो बात है वो सही मानते हैं, डेटा जो है वो सही मानते हैं। तो रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग बेटा 7 मिलियन स्पेसीज इस पूरे धरती पे पाए जाते हैं, ठीक है। अब इस 7 मिलियन में से IUCN को आप समझो, IUCN जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर